गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शीत युद्ध के दौर का पार्ट 7 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम शीत युद्ध के दौर वाले पार्ट के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। तो हम बड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे। किताब तो है नहीं मेरे पास, मैं बुक डाउनलोड की है इसी में, तो इससे आपको बता कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है? शीत युद्ध के दौरान, ध्यान से प्रश्न को समझिए, शीत युद्ध के दौरान कह रहा हथियारों की होड़। पहली बात क्या कह रहा है? मैं सिर्फ होड़ लिख दे रहा हूं, ठीक है, होड़ लिख रहा हूं मैं, हथियारों की होड़। आप लोग समझ जाइएगा। मैं लिखा शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़, एक चीज, और हथियारों पर नियंत्रण, दूसरा चीज लिख रहा हूं मैं, हथियारों पर नियंत्रण। प्रश्न का अभी प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए, शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, ये दोनों ही प्रारंभ हुआ। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? फिर ये कह रहा है कि जो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, इनके क्या कारण थे? इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? तो प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न क्या है? शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई, इसके क्या कारण थे? अब देखिए, याद कीजिए, हथियारों की होड़ क्यों प्रारंभ हुई थी? तो हथियारों की होड़ प्रारंभ होने का कारण आपको ध्यान होगा, क्यों? क्योंकि याद कीजिए, पढ़ा रखा है, बस थोड़ा हल्का हल्का समझाऊंगा इस समय। दोनों महाशक्तियां क्या कर रही थी? इस शक में थी या इस संशय में थी कि कहीं दूसरी महाशक्ति ज्यादा हथियारों का निर्माण तो नहीं कर रही। मैंने आपसे कहा था कैसे, हमने उस दिन डायग्राम बनाया था। एक महाशक्ति के पास इतने, मान लीजिए इतने हथियार हैं, उसको शक हुआ या उसकी खुफिया रिपोर्ट्स आई, तो इसने क्या किया? अपने हथियारों को बढ़ा दिया। फिर दूसरे वाले ने भी ऐसे हथियार बढ़ाए, और ये हथियार बढ़ाते 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 एक जखीरा बन गया। हथियारों का क्या बन गया? एक जखीरा बन गया। यानी क्या कर रहे थे? भले युद्ध करने के पक्ष में कोई नहीं था, दोनों महाशक्तियां युद्ध करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यह सोच रही थी कि अगर युद्ध हो गया तो हमारे पास हथियारों का एक भंडार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप यहां पर हल्का ही समझा रहा हूं, इसीलिए हथियारों की होड़ क्या हुई? प्रारंभ हुई। फिर देखो, हथियारों पर नियंत्रण और हथियारों की होड़ मुख्यतः किस बात को लेकर? परमाणु बमों, इसको ध्यान रखिए, परमाणु बम, ठीक है ना। मुख्यतः पर हथियारों में मुख्यतः क्या निर्माण कर रहे थे? परमाणु बमों का निर्माण कर रहे थे। ये तो हो गया होड़। अब नियंत्रण। अब जो दोनों महाशक्तियों ने बहुत ज्यादा हथियारों का निर्माण कर लिया, हथियारों का अथाह भंडार इसके इन दोनों के पास हो गया। अब इनको लगा कि अगर भाई साहब युद्ध हुआ तो युद्ध के पश्चात हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हथियारों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने कुछ संधियां की। मैंने बताया था, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, याद होगा आपको, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ संधियां की। नियंत्रण के लिए इन्होंने क्या किया? संधि की। कब की थी? 1960 के दशक में। तो शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों का नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं चालू हुई। इसके क्या कारण थे? इसके क्या कारण थे? पहला क्या कारण था? इन्होंने क्या कर दिया? हथियारों का अत्यधिक निर्माण कर दिया। इन्होंने क्या कर लिया? हथियारों का अत्यधिक निर्माण कर लिया। और नियंत्रण की भी प्रक्रिया हुई। क्यों? क्योंकि खुद को एक तरीके से समझ लीजिए, तबाही से बचाने के लिए। क्या करने के लिए? तबाही से बचाने के लिए। किसको तबाही? खुद को। विश्व की तो इनको बात की बात है, पहले अपनी चिंता थी, तबाही से बचाने के लिए। तो ये प्रश्न का हमारा उत्तर तैयार हो गया। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन संख्या 5, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? आप सभी को पता है कि महाशक्तियां अपने आप में इतनी परिपूर्ण थी कि उनको कहीं गठबंधन रखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो विश्व में उनका कोई सानी ही नहीं था। यूरोप के छोटे छोटे देश भी मिल जाएं और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश, ये सब मिलकर भी उनकी शक्ति के बराबर नहीं थे। लेकिन फिर भी इनको
छोटे देशों से गठबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमने परसों ही चर्चा की थी, आपको याद होगा, महत्वपूर्ण संसाधनों को लेकर, भू क्षेत्र को लेकर, सैन्य ठिकानों को लेकर, ठीक है ना, इसके बाद आपकी विचारधारा को लेकर, और जो आर्थिक बोझ है उस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा, परसों ही मैं समझा चुका हूं, तो इसमें कुछ समझने लायक उतना है नहीं, ठीक है। तो 3 कारण बताइए, मैंने आपको 4-5 पॉइंट बिंदु दे दिए हैं और आप कोई 3 बिंदु इसमें लिखने हैं, तो ये प्रश्न हो जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था। ध्यान से समझिए, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था। शक्ति के लिए संघर्ष था, शीत युद्ध क्या था? शक्ति के लिए संघर्ष था, और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। दूसरी बात क्या कह रहा है, इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। प्रश्न है, जो मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं, कह रहा विचारधारा से इसका कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दे। देखो ध्यान से फिर से, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था। क्या कह रहा है कि सीधे तौर पर क्या था? शक्ति के लिए संघर्ष। ये हमारा कंक्लूजन नहीं है बेटा, ये प्रश्न है, ठीक है। फिर कह रहा है कि और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ये तो प्रश्न है, प्रश्न के भाग है। तो क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। क्या हुआ? ठीक है, अब देखो तो क्या था फिर ये, हमने आपको पढ़ाया है शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था, ये बात पक्की है। इसके साथ साथ यह विचारधारा का भी एक संघर्ष था। तो शक्ति के लिए संघर्ष क्या था? शक्ति के लिए संघर्ष यहां पर क्या कर रही है? विश्व के दोनों गुट, विश्व के दोनों गुट शेष देशों को, विश्व में जो और देश है उन देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ करने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। समझ गया? अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक शक्ति का माहौल तैयार कर रहे हैं, अपने को शक्तिशाली बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये शक्ति भी किस पर आधारित थी? इनको लग गया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो इन्होंने क्या किया? विचारधारा। विचारधारा आपको याद है, हमने कहा था पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी, ठीक है ना। क्या क्या? पूंजीवाद और समाजवाद की विचारधारा को। पूंजीवाद और समाजवादी विचारधारा में भी प्रश्न था कि जीवन के सिद्धांतों को अच्छे रूप से कौन सी विचारधारा संचालित कर सकती है? जीवन, राजनीतिक जीवन के लिए या फिर सामाजिक जीवन के लिए या फिर आर्थिक जीवन के लिए कौन सी विचारधारा बेहतर है? इस प्रश्न को लेकर विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। अमेरिका कह रहा था कि पूंजीवादी विचारधारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए श्रेष्ठ कर है, वहीं सोवियत संघ कह रहा था समाजवादी विचारधारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए श्रेष्ठ कर है। जीवन के जो सिद्धांत है उनको जीने के लिए सबसे जरूरी, दोनों अपनी अपनी विचारधारा को बताते जा रहे थे। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या खाली शक्ति के लिए संघर्ष था और विचारधारा के लिए कोई संघर्ष नहीं था? तो ये जो कह रहा है कि विचारधारा का संघर्ष नहीं था, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। शीत युद्ध शक्ति के संघर्ष के साथ साथ विचारधारा का एक संघर्ष था। विचारधारा का भी क्या था? संघर्ष था। तो आपको इसका जो आंसर है वो समझ आ गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध, क्वेश्चन नंबर 8 है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? अभी हमने, आपको याद होगा कल ही हमने देखा था कि अभी आज उसमें कि शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका, ठीक है, उसी से संबंधित प्रश्न। शीत युद्ध के दौरान, जो इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा ना, शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका पड़ी है। अब देखिए प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? तो क्या विदेश नीति क्या थी दोनों के प्रति? दोनों के प्रति हमने क्या देखा? हमने दोनों गुटों से अलग रहे। हम क्या किए? दोनों ही गुटों से अलग रहे। दोनों गुट अपनी तरफ से जो जो हमें सहायता देते उन सहायताओं को हम लेते रहे। दोनों गुटों के मध्य क्या हुआ? जो आपके युद्ध होते रहे या फिर युद्धों की संभावनाएं होती रहे, उनमें हस्तक्षेप करके हम उन प्रतिद्वंदों की जकड़ को ढीली करने का काम करते रहे। यानी कि अमेरिका
और देखिए दोनों के प्रति लगभग लगभग हमारी क्या थी, समान थी। एक तरफ हम अमेरिका लिख देंगे और एक तरफ सोवियत संघ लिख देंगे। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि पूरे शीत युद्ध काल में भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज्यादा रहा। भारत का झुकाव मैंने क्या कहा, सोवियत संघ की तरफ ज्यादा रहा। अमेरिका की तरफ इसका झुकाव कम ही था। पूरे शीत युद्ध काल में सोवियत संघ के प्रति हमारा झुकाव क्या रहा, ज्यादा रहा। ठीक है, तो जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यानी पार्ट 6 में आपको भूमिका कराई थी वो इसका उत्तर हो जाएगा। और देखिए फिर क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को कैसे आगे बढ़ाया? तो जो हमने सकारात्मक पहलू उसके 2 जिक्र किए थे वो उसमें आपके लाभों को बता देगा। ये बता देगा कि किस तरीके से हम फायदे में रहे। जैसे 1971 की हमने सोवियत संघ के साथ संधि की, तो इस तरीके से ये 3-4 लाभ आप लिख देंगे। और भूमिका, यहाँ पर 2 चीजें आएंगी, एक भूमिका जो हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में दिखाई और उसके साथ 3 लाभ और 2 लाभ अलग से, और एक आलोचना में जो हमने आपको कराया था 1971 की सोवियत संघ के साथ संधि। तो 3 लाभ हम आपको आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देने। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने क्या किया, तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्या कह रहा है, तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। तीसरा यानी पहला विकल्प कौन, पहला विकल्प अमेरिका या सोवियत संघ में से कोई भी हो सकता है। दूसरा कौन, यूएसएसआर। और तीसरा कौन, गुट निरपेक्ष। ठीक है, क्या कह रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों में। अब ये तीसरी दुनिया के देश कौन है, तीसरी दुनिया के देश अल्प विकसित देश। कहां पर, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के ये देश। कौन कौन, एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के ये देश क्या है, तीसरी दुनिया के। तीसरी दुनिया का मतलब क्या कहा मैंने आपसे, अल्प विकसित। ठीक है ना, तीसरी दुनिया के देश का मतलब क्या हो गया, अल्प विकसित देश। ठीक है, अल्प विकसित देश। अब समझो, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। जो कह रहा है कि विकास को किस तरीके से मदद पहुंचाई गई। तो देखो तीसरी दुनिया के देश इसके साथ भी नहीं गए, इसके साथ भी नहीं गए, कहां गए, इधर गए। आपको याद होगा हमने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पढ़ी थी, याद है हमने क्या पढ़ा था, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। उसमें रिपोर्ट आई थी टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, उसमें सुधारों की कुछ बात की गई थी। तो अल्प विकसित देशों ने इस गुट निरपेक्ष जो संगठन है, इस आंदोलन है, इसके माध्यम से अपने हितों को क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया। किसके माध्यम से, गुट निरपेक्ष देशों के माध्यम से। इन्होंने अपनी बात को वैश्विक पटल पर रखा, किसके माध्यम से, इस गुट निरपेक्ष संगठन के माध्यम से। तो प्रश्न का फिर पढ़ रहा हूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। ठीक है ना, तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। मैं जरा इस समय जल्दी जल्दी चल रहा हूं, जल्दी जल्दी चलने की मेरी भी थोड़ा कुछ मजबूरियां हैं, तो आप अभी से अर्थ समझते हुए चलिए। प्रश्न का अर्थ क्या है, उत्तर मैं विद्यालय में आकर के, जब विद्यालय खुल जाएगा तो उत्तर आपको लिखा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उत्तर नहीं लिखेंगे, आपने घर में उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया। ये कह रहे हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये अब अप्रासंगिक, ठीक है ना, क्या कह रहा है, अप्रासंगिक हो गया है। क्या हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। अब ये कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मत है, अपने उत्तर के समर्थन में क्या करो, तर्क प्रस्तुत करो।
तो देखो, जो गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन है वो आपके एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के देशों से मिलकर एक गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन नाम मुख्यतः, ठीक है ना। इसके ज्यादातर देश, पूरे देश क्या है, ये विकासशील देश है। वर्तमान समय में यहाँ पर गुटनिरपेक्ष देश कितने हैं, 120 हैं। हाल ही में इसका जो सम्मेलन है 2019 में अजरबैजान के बाकू में होता है। अजरबैजान के किस में होता है, बाकू में होता है, ठीक है ना। एक कौन सा 18वां सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन था, 18वां सम्मेलन बाकू में संपन्न होता है। अब देखो ये पूछ रहा है कि ये अप्रासंगिक हो चुका, यानी ये अप्रासंगिक नहीं रहा, लेकिन हमारा तर्क है कि ये आज भी क्या है, प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है, कुछ बताता हूं। एक, वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं मौजूद है। वर्तमान समय में क्या कहा मैंने, बहुत सारी समस्याएं मौजूद है। जैसे, अब लिख नहीं रहा हूं, टाइम थोड़ा कम है। जलवायु परिवर्तन की समस्या आप लिखते चलिए, एक, ठीक है। इसके साथ वैश्विक आतंकवाद की समस्या, 2, तकनीक की समस्या, 3, तकनीक में साइबर अपराध की समस्या, 3, अंतरिक्ष की समस्या, 4 और वैश्विक महामारियों की समस्या, 5। कुछ 5 समस्याएं मैंने आपको गिनाई, ठीक है। ये समस्याएं, इन समस्याओं से अकेले नहीं जीता जा सकता। इन समस्याओं से क्या कहा हमने, अकेले नहीं जीता जा सकता है। इन समस्याओं के लिए एक दूसरे का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको फिर बता दूं कि जो गुटनिरपेक्ष संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है ना। विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद सबसे बड़ा संगठन है। तो जितनी भी समस्या हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पर 5 समस्याएं गिनाई, ठीक है ना। आप 5 समस्या आपने लिख दी होंगी। इन वैश्विक समस्याओं से आपसी सहयोग के द्वारा ही निपटा जा सकता है। और ये देश कितने हैं, 120 हैं। 120 देश मिलकर आपस में इन समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। इनको आपस में आगे आना होगा और आगे आकर अपनी अपनी समस्याओं को रख के, क्या जलवायु परिवर्तन के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, आतंकवाद के निपटारे के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं, साइबर सुरक्षा को कैसे पुख्ता किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्या है, समस्याओं के निदान के लिए आज भी प्रासंगिक है। दूसरा, गुटबाजी आज भी मौजूद है साहब। क्या कहा हमने, गुटबाजी क्या है, आज भी विद्यमान है। कैसी गुटबाजी विद्यमान है आज भी, देखिए। अमेरिका और सोवियत संघ आज भी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर रहे हैं, 1 सीरिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, 2 ईरान में हस्तक्षेप कर रहे हैं, 3 और आपके प्रशांत महासागर के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस गुटबाजी हमने क्या कहा, जो शीत युद्धकालीन गुटबाजी है वो आज भी क्या है, मौजूद है। इस गुटबाजी की धार को कम करने के लिए आज भी गुटनिरपेक्ष देशों की हमको क्या है, आवश्यकता है। तीसरा, सुरक्षा परिषद। तीसरा क्या कहा मैंने, सुरक्षा परिषद। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। क्या कहा, भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। और अस्थायी सदस्यता कब प्राप्त करेगा, जब उसको वैश्विक देशों का समर्थन प्राप्त होगा। तो हमारे पास कितने देश हैं गुटनिरपेक्ष, 120। इन 120 देशों का हम समर्थन प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, सुरक्षा परिषद में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, विश्व की शांति, एकता, स्थिरता, अखंडता, इन सब को बनाए रखने के लिए, विश्व की शांति, एकता, स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष देश आज भी आवश्यक हैं। इसके पश्चात अगला, वर्तमान समय में अभी भी 5वां पॉइंट बोल रहा हूं, जैसे साम्राज्यवाद हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, रंग भेद की नीति हो गई, विश्व के देशों को कहीं न कहीं परेशान कर रही है। तो इन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद की जो प्रथाएं हैं, इनको खत्म करने के लिए, इन पर नियंत्रण रखने के लिए हमारा जो गुटनिरपेक्ष संगठन है वो आज भी क्या बना हुआ है, प्रासंगिक बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने आपको इसमें 5 बिंदु बताए। तो बच्चों एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अब आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपको अगला वीडियो सीधे सोमवार को मिलेगा। कब मिलेगा, सोमवार को आपको अगला वीडियो मिलेगा। तब तक हमें क्या करना है, ये पूरा चैप्टर एक बार किताब से आपको सरसरी निगाह से फिर से पढ़ देना है। पढ़ने के पश्चात आप क्या करेंगे, ये प्रश्न है, इनके उत्तर भी आप लोग लिख लेंगे और सोमवार को मैं आपके उत्तर चेक करूंगा। सोमवार के दिन आपके उत्तर चेक किए जाएंगे व्हाट्सएप नंबर पे। तो अब उम्मीद कर रहा हूं कि इस समय आप लोग क्या कर रहे होंगे, अपने जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र को अच्छी तरीके से चला रहे होंगे, अपने जीवन में कुछ न कुछ रचनात्मक काम कर रहे होंगे। तो मैं इस संडे यानी कि
जो ये रविवार आ रहा है उस दिन आपके लिए एक कविता लेकर आऊंगा, और वो कविता होगी गढ़वाली में। ठीक है, कविता होगी गढ़वाली में, यानी मैं आपके सामने अपनी रचनात्मकता को रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत जल्दी कुछ न कुछ अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करेंगे और अपना विकास करेंगे, साथ ही समाज के विकास में योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।